Hello everyone, I hope you all are safe. This is the third chapter in the series of 12th class NCERT Contemporary World Politics. ठीक है, तो इसमें यूएस और उसकी हेजेमनी के बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटा हम लोग ये बात करेंगे कि यूएस कैसे एक हेजेमनी है, कैसे एक सुपर पावर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कैसे हेजेमनी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि यार मैं राजा हूँ जंगल का, ठीक है। तो कैसे यूएस राजा है इस जंगल का, दैट इज़ समथिंग दैट विल बी लुकिंग एट इन दिस चैप्टर। और आखिरी में आते आते एनसीईआरटी ने इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में भी बात की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट टॉपिक। देखो, यूएस की जो हेजेमनी थी ना, वो कई लोगों को लगती है कि 1991 में बिगिन हुई थी। थोड़ा सा रिवाइज़ करो 1991 के बारे में क्या बात की थी। लास्ट चैप्टर में बात ये की थी कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन वाज बेसिकली एन एंड टू द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का क्या मतलब है कि उस टाइम पे कम्युनिज़्म और सोशलिज़म को हम लोगों ने मान लिया था कि यार ये अच्छी फ़िलासफ़ी नहीं, कैपिटलिज़म रूल करेगा। सो जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो कैपिटलिज़म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज़म ये सब जीत गए थे, ठीक है। तो हम लोगों को ये लगता है, या बहुत लोग ये बोलते हैं कि यूएस हेजेमनी जो है वो 1991 से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, क्योंकि तब तक बाईपोलर वर्ल्ड था और 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, यूएस बीइंग दी ओनली पोल ऑफ द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है, देयर आर सम राइडर्स टू इट। अगर आप देखोगे ना थोड़ा पीछे पलट के, तो कुछ एस्पेक्ट्स है यूएस हेजेमनी के विच गो बैक टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी जो बताती है कि यूएस कैसे हेजेमनी था। अभी बताऊँगी, बहुत सारे छोटे मोटे वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ यूएस ने करी है, इधर उधर मिडिल ईस्ट में जाके करी है, यूरोप में जाके करी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें बताती है, और उस जिस तरीके की टेक्नोलॉजी, जिस तरीके के वेपन्स उसने यूज़ किए हैं, है ना, तो वो सब बताता है कि कैसे यूएस एक हेजेमनी था। तो हेजेमनी का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके कहीं पर लड़ाई मोल ले लो। बहुत सारी चीज़ें होती है हेजेमनी में, इकोनॉमी, पॉलिटी, मिलिट्री, आपका सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, बहुत सारी चीज़ें आती है हेजेमनी की जब आप बात करते हो, ठीक है। सो विल लर्न अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। फिर ऐसा भी नहीं है कि यूएस हेजेमनी की तरह बिहेव करना 1991 से स्टार्ट किया था, वो पहले से ही कर रहा था। मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही कर रहा था, ठीक है। बट और हमें ये भी नहीं पता चला 1991 के बाद तुरंत भी वर्ल्ड को ये समझ में नहीं आया कि अच्छा चलो सडनली आज डिसइंटीग्रेशन हुआ और सडनली वर्ल्ड को रियलाइज़ हो गया कि हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था, धीरे धीरे दिस रियलाइजेशन केम टू पीपल। इसके बारे में डिस्कशन हुए, डिप्लोमेटिक बातें हुई, तब समझ में आया कि अच्छा ठीक है, यूएस इज़ बिकमिंग अ हेजेमन एंड वी आर लिविंग इंडीड इन अ पीरियड ऑफ हेजेमनी। ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हो रही थी। तो अभी ये मैंने छोटा सा इंडेक्स बनाया है कि क्या क्या इस चैप्टर में बात करेंगे। पहली बात तो गल्फ़ वॉर के बारे में बात करेंगे। ईरान इराक का वॉर हुआ था, उसके बाद यूएसए ने इन्वेड किया था, ठीक है। इराक ने बेसिकली इन्वेड किया था कुवैत को, और उसके बाद यूएसए ने जवाब दिया था। एक कोलिशन फोर्सेस थी और उसने फिर इराक पे बॉम्ब वगैरह गिराए थे, ये हुआ था। फिर हाँ, यूएस इन्वेजन करता है इराक का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यूएस के जो डोमिनेशन है उसका नेचर क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। देन विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ द हेजेमनी। इंडिया के पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पास क्या ऑप्शंस है विद रिस्पेक्ट टू यूएस, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस हेजेमनी एंड कैन इट रियली बी ओवरकम, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। तो अभी इराक के इन्वेजन की बात करोगे ना, इराक ने जो इन्वेजन किया था कुवैत के ऊपर, उससे पहले जो चल रहा था वो समझो। चल क्या रहा था, 1979-1980 के टाइम पे ईरान इराक वॉर चल रहा था, ठीक है। ईरान और इराक आपस में लड़ रहे थे। मैप में देखो, ये ईरान और इराक है, ये है आपका ईरान, ये है आपका इराक, और ये छोटा सा कुवैत, यहाँ ध्यान रखना ये लोकेशन, ठीक है। तो हो क्या रहा था, ईरान और इराक आपस में लड़ रहे थे 1980 से लेकर 1988 के बीच में, और कुवैत का भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ईरान इराक वॉर के टाइम पे सद्दाम हुसैन था इराक का उस टाइम पे टॉप लीडर, और इतना आपस में ईरान इराक लड़े हैं कि इराक वर्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था इन 8 सालों में। तो 1988 में क्या हुआ कि जब इराक वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और इराक बहुत डेवस्टेटेड था, तो सद्दाम हुसैन रादर दैन रीबिल्डिंग हिज इकोनॉमी, व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू स्टील ऑयल रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम कुवैत। तो कुवैत को आया गुस्सा कि यार हमारी चीज़ें क्यों चुरा रहे हो आप, हमारी इकोनॉमी क्यों बिगाड़ रहे हो आप, है ना। तो ये क्यों कर रहा था सद्दाम हुसैन, क्योंकि एक तो थोड़ा सठियाया हुआ आदमी था, तो वो कुवैत के ऑयल रिसोर्सेज को चुरा रहा था, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इन सब को चुरा रहा था।
सो उस टाइम पे क्या हुआ कि फॉर दैट रीज़न इराक बेसिकली इन्वेडेड कुवैत, ठीक है। तो उसने उसको कुवैत को एक तो पहले ऑक्यूपाई किया, इन्वेड किया, ऑक्यूपाई किया और उसके बाद एनेक्स भी कर लिया। कई सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुए कि लोग इराक को कन्विंस कर पाए कि भाई अपना एग्रेशन छोड़ दे, मत करिए सब, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। बट ऐसा नहीं हुआ, इराक डिड नॉट लीव इट्स एग्रेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूएन लेटर मैंडेटेड लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्सेस। तो उसके बाद यूएन ने बोल दिया कि चलो ठीक है, आप फोर्स लगा दो लेकिन कुवैत को लिबरेट कराओ। तो उस टाइम पे जब यूएस ने इसको मैंडेट कर दिया तो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था तो उसमें इट वाज बेसिकली यूएस लेड कोलिशन। बहुत सारी यूएस की, मतलब मेजरली 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस जो थी वो अमेरिकन थी, ठीक है। 75% फोर्सेस अमेरिकन थी और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये याद रख लेना, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। ओवरवेलमिंगली अमेरिकन था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म उसका नाम था। 34 कंट्री के सोल्जर्स जो थे वो आपस में इकट्ठा होकर लड़े थे, द डिफीटेड इराक। और उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद यूएसए को अभी भी माना नहीं यूएसए ने क्या किया, एक हाईवे था, हाईवे ऑफ डेथ बोलते हैं उसको भी। दिस इज़ बेसिकली ए रोड बिटवीन कुवैत एंड बासरा। तो ये एक रोड है कुवैत और बासरा के बीच में। तो यहाँ पर जो रिट्रीटिंग इराकी फोर्सेस थी जो वापस जा रही थी पूरे इस वॉर के बाद, वो बेसिकली ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी और उस टाइम पे यूएस ने अटैक कर दिया इस हाईवे पे। और क्योंकि कोई गोरिल्ला फाइट नहीं थी, कोई ट्रेडिशनल फाइट नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्जर्स जो थे आउट ऑफ कॉम्बैट थे, वो कॉम्बैट रोल में नहीं थे, वो बैठे हुए थे, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, तो उनको बॉम्ब करके उड़ा दिया। एंड दैट इज़ द रीज़न इस पूरे हाईवे को हाईवे ऑफ डेथ बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इराक का इन्वेजन कुवैत पे हुआ था और क्यों बेसिकली यूएसए इसमें इंटरवीन किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और कोई रीज़न नहीं है, देखो यूएन ने मैंडेट किया कि ठीक है ईरान को कुवैत को लिबरेट कराओ, लेकिन यूएसए को क्यों घुसने की ज़रूरत थी उसका कोई कारण नहीं किसी के पास। यूएसए अपनी नाक लेके कहीं भी घुस जाता है जहाँ उसको अच्छा लगता है, ठीक है। और मिडिल ईस्टर्न में तो उसके वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है, वो चाहता था कि मिडिल ईस्ट कंट्री में यूएस के फेवरेबल रजीम आए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी तालिबान, अलकायदा ये सब मशरूम हो ही रहे थे। तो उसको मालूम था कि जितना ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी इस रीजन में। और ये रीजन उस टाइम पे ऑयल कंट्रोल करता था, विच वॉज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी ऑफ ऑल द नेशंस। तो यूएस को भी वही डर था, यूएस भी चाहता था कि इस रीजन में स्टेबिलिटी हो और इसीलिए यूएस अपनी नाक अड़ाता था। और इसीलिए अभी भी तुम देखो जितने भी सिविल वॉर हो रहे हैं इन रीजन्स में, यूएस का प्रेजेंस कहीं ना कहीं है। अफ़गानिस्तान ले लो, सऊदी नहीं, यमन ले लो, सीरिया ले लो, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ सिविल वॉर चल रहा है वहाँ वहाँ यूएस अपनी नाक अड़ाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट विल लुक इनटू इज़, ये मैप अपन ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ ना, तो एक चीज़ लोगों को समझ में आई कि यार बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएस की मिलिट्री में और बाकी देशों की मिलिट्री में। एक तो ये चीज़ थी कि यूएस की मिलिट्री में लोग बहुत ज़्यादा थे और वो डोमिनेटिंग थे भी, मतलब नंबर्स दे वर सो मच। बट यूएस ना उस टाइम पे स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ कर रहा था, कंप्यूटर वॉर जैसे काम कर रहा था। मतलब जैसे अभी आप बैठ के लेजिट अपने घर में पीएस गेम्स खेलते हो ना, कि आपको हो सकता मार धाड़ ऐसे खड़े होकर ऑफिसर शूट कर रहा है, दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वॉर जो उस टाइम पे यूएस की फोर्सेस लड़ रही थी। तो इसके पास जो वेपन्स थे, इसके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे लेवल के थे। तो दिस रिवील की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएस की और बाकी मिलिट्री में। तो यहाँ से क्या चीज़ सेटअप हुई, यहाँ से ये चीज़ सेटअप हुई कि भाई यूएस की मिलिट्री डोमिनेटिंग है, यूएस की मिलिट्री एक काइंड ऑफ हेजेमनी इन द मिलिट्री सेगमेंट ग्रो होने लगा, धीरे धीरे वो फीलिंग ग्रो होने लगी, ठीक है। और टेलीविज़न कवरेज इतना अच्छा हुआ उसका कि मतलब एकदम लोगों को लगा घर बैठ के वीडियो गेम देख रहे हैं। वो लोग बिल्कुल डेवस्टेशन देख रहे थे इराकी फोर्सेस का, और उनको घर बैठ के लग रहा था कि वीडियो गेम चल रहा है। एक चीज़ होती है कि जब वॉर होता है ना तो लोग अपने पैसे लूज़ करते हैं, लोग बहुत पैसा लगता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों यूएसए अभी अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, क्यों यूएसए की फोर्सेस यूएसए निकालना चाहती है अफ़गानिस्तान से। द रीज़न इज़ बिकॉज दे हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी। बट अनलाइक ऑल ऑफ दैट, इराक का जब वॉर हुआ था, जब यूएस ने इन्वेड किया था ये सब चीज़ें, यूएसए एक्चुअली मेड मनी आउट ऑफ दिस वॉर। कैसे? क्योंकि उसने इंडेमनिटी ली थी, उसने पैसे लिए थे जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया से। तो इनका सबका अग्रीमेंट हुआ था कि भाई मैं अपने सोल्जर्स भेज रहा हूँ, मैं अपना इतना सारा सामान दे रहा हूँ, तो मेरे को पैसे चाहिए। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट थे, यूएन ने इसको मैंडेट किया था तो कंट्रीज़ को भी इसमें पैसे देना था, कंट्रीज़ को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता। तो एक्चुअली यूएसए गॉट सो मच ऑफ मनी फ्रॉम दिस वॉर दैट इट एक्चुअली मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, एक चीज़ और आपकी एनसीईआरटी ने बात करी है, वो ये है कि फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पे जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो था जॉर्ज बुश। और डेस्पाइट, अब देखो फर्स्ट गल्फ वॉर तो ऐसे तो जीत गया है ना, यूएसए जीत गया था, बट उसके बाद भी बुश हार गया 1991 के इलेक्शंस। क्यों हार गया? क्योंकि भाई वो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा था, वो इसी बात पर अटका हुआ था कि हम यहाँ बॉम्ब करेंगे, वहाँ बॉम्ब करेंगे, हम यूएस की हेजेमनी को खड़ा करेंगे, ऑल ऑफ दैट। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे उसका ज़्यादा एफर्ट नहीं था। सो ही लॉस्ट द इलेक्शंस। और उस टाइम पे इलेक्शन जीता कौन? बिल क्लिंटन जीता। बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी का था, वो इलेक्शन जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया, जो घर के मुद्दे हैं, घर के मुद्दों के बारे में ज़्यादा बात की, बाहर के मुद्दों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की उसने, तो वो जीत गया। तो जब क्लिंटन जीता तो लोगों को लगा कि चलो अब जब तक क्लिंटन है 4 साल 5 साल, तब तक यूएसए वुड बी मोर फोकस्ड इन द डोमेस्टिक अफेयर्स एंड लेस इन द फॉरेन पॉलिसी इशूज़। तो ये क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे हुआ भी कि यूएसए थोड़ा सा रिट्रीट कर रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और इट वाज मोर इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक अफेयर्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्लिंटन के सालों में या क्लिंटन के टाइम पे बिल्कुल भी यूएसए ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया फॉरेन अफेयर्स में। जाते जाते क्लिंटन भाई साहब जब उनका सेकेंड टर्म पूरा होने वाला था तो वो 2 कांड ज़रूर मचा के गए थे। पर उसके पहले अपन ये देखेंगे कि अगर वो फॉरेन पॉलिसी देख भी रहे थे ना, तो वो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ पे फोकस कर रहे थे। मतलब ऐसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जा रहे थे कि यार हम यहाँ जाके बॉम्ब कर देंगे। वो कैसे इश्यूज़ पे फोकस कर रहे थे, जैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रमोट करना है, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में क्या करना है। वर्ल्ड ट्रेड मतलब भाई अपनी इकोनॉमी आप थोड़ी ओपन करो, थोड़ी हम ओपन करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड अच्छा होगा। क्लाइमेट चेंज मतलब भाई पोल्यूशन कम करो, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करो। डेमोक्रेसी लेके आओ, डेमोक्रेसी आएगी, लोगों को फ्रीडम मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी तो टेररिज्म कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी रीजन की, और वर्ल्ड अग्रेसर हो जाएगा, अच्छी जगह आगे बढ़ेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ेगा। सो उनका फोकस इन सॉफ्टवेयर इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा था, और हार्डर पॉलिटिक्स मैटर्स, मिलिट्री पावर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बॉम्बिंग हो गया, एनेक्सेशन हो गया, इन सब पे कम था। बट ऐसा नहीं था कि यूएस, अब देखो शैतान बच्चा है यूएस है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही शांत रहेगा। थोड़े टाइम उसने दिखाया कि मैं शांत इंसान हूँ, लेकिन ओकेजनली ऐसे वो रेडी रहते थे लड़ने के लिए, तो हमेशा ही बिल्कुल तैयार रहते थे, ठीक है। तो अब 2 ओकेजन मिलते हैं हम लोगों को क्लिंटन के समय में, 1989 और 1999 में। 1989 में क्या हुआ था, यूएस की एम्बेसीज़ थी नैरोबी और दार एस सलाम में। नैरोबी केनिया की कैपिटल है, ठीक है। इट्स इन अफ्रीका में एक देश है, वहाँ पे है नैरोबी। दार एस सलाम भी वहीं पे आपका, ठीक है, अफ्रीका में। तो यहाँ पे दोनों में एम्बेसी थी यूएस की, और वहाँ पे बॉम्बिंग की थी अलकायदा ने। अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जब अलकायदा ने बॉम्बिंग करी तो यूएस बोला यार तो मेरे घर आग में आके बम फोड़ेगा तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगा। तो यूएसए ने उसके लिए फिर क्या किया, क्लिंटन को आया गुस्सा, क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च कर दिया। ये ऑपरेशन ध्यान रखना क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आएगा पीछे, आई विल शो यू। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसके अगेंस्ट हुआ था, अलकायदा के अगेंस्ट। अलकायदा के अड्डे कहाँ थे, सूडान में थे और अफगानिस्तान में थे। तो ऑल्दो यूएस की एम्बेसीज नैरोबी और दार एस सलाम में अटैक हुई थी, लेकिन यूएसए ने कहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया, अलकायदा के घर में, कहाँ पे, सूडान और अफगानिस्तान में, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ उरी में अटैक हुआ था, लेकिन हमने जाके मारा कहाँ पे, कहीं और जाके मारा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ उनके अड्डे थे वहाँ जाके मारा था अलकायदा एंड सूडान एंड अफगानिस्तान, अलकायदा के अड्डे थे, वहाँ पे जाके मारा था। फिर 1991 में फिर एक चीज़ हुई, यूगोस्लाविया में उस टाइम पे एक जगह है कोसोवो, वहाँ पे बहुत हल्ला मच रहा था, बहुत ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और सब कुछ चल रहा था, आई टेल यू अबाउट इट लेटर। तो वहाँ पे नेटो फोर्सेस जो थी वो जाके हमला कर देती और बम्बार्डमेंट बहुत करती यूगोस्लाविया पे 2 महीने तक, ठीक है। तो अभी ज़रा देखो यूगोस्लाविया है कहाँ, यूगोस्लाविया ऊपर यूरोप के पास में है, यूरोप में है। और बेसिकली यूगोस्लाविया में पहले 6 कंट्रीज़ थी, मतलब यूगोस्लाविया इतना बड़ा था, ठीक है। और ये बेसिकली यूरोप का मैप, ये इटली है, इटली के पास में इधर यूगोस्लाविया है, ठीक है। तो यूगोस्लाविया बाद में जब उसका ब्रेकअप हुआ 1989 से लेके 1992 तक, तो जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो 6 कंट्रीज़ में बन गया। 6 कंट्रीज़ कौन सी थी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया एंड मैसेडोनिया। सर्बिया में 2 जगह है, वन इज़ कोसोवो एंड द अदर इज़ दिस, इसका नाम प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आता है। तो यहाँ 2 जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कोसोवो के बारे में बात करेंगे। अभी देखो यूगोस्लाविया में हो क्या रहा था, यूगोस्लाविया में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे
क्या हुआ था, देखो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूगोस्लाविया तीन अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ कुछ पार्ट्स को लेके, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और इन सब के पार्ट्स को लेके बनाया गया था। तो यूगोस्लाविया बन तो गया, बट यूगोस्लाविया ना एथनिकली बहुत डाइवर्स है। और हुआ क्या कि जब यूगोस्लाविया बना तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी था उस टाइम जर्मनी में, ठीक है। तो उसने क्या किया, यूगोस्लाविया में जाके उसको वो कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, और वहाँ पे फासिस्ट फोर्सेस थी। तो ये जो फेसिस्ट फोर्सेस थी वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि अपनी कौन जीता, जो 4 तुम्हारी पावर्स थी वो जीती थी, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, है ना, ये सब जीते थे। तो जब ये वाली फोर्सेस जीती तो इन्होंने, यूएसएसआर ने बेसिकली लिबरेट किया था फेसिस्ट फोर्सेस से इसको। तो जब यूगोस्लाविया को उन्होंने लिबरेट किया तो यूगोस्लाविया देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एस्टैब्लिश्ड सोशलिस्ट स्टेट। तो वहाँ पे सोशलिज्म आ गया, है ना। अब तुम्हें पता होगा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई, ये था कहाँ, यूरोप में था, वेस्टर्न यूरोप वाले एरिया में था ऑल तो, ठीक है। और यूगोस्लाविया के बारे में एक बात और आपको याद होगी, ये नाम का फाउंडिंग मेंबर था, ये न्यूट्रल था, ये ना तो नेटो की तरफ अलाइन था ना तो वॉर्सो की तरफ अलाइन था, ये न्यूट्रल था, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था नाम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया के साथ में, ठीक है। तो हुआ क्या कि कोसोवो जो जगह थी, कोसोवो बेसिकली रोज इन रिवोल्ट। कोसोवो में अल्बेनियन पॉपुलेशन थी, सर्बियन पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इनफैक्ट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पूरे के पूरे यूगोस्लाविया में थे, ठीक है, इसीलिए ये पूरा टूट गया था इतने अलग अलग नेशंस में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1990s में आपको पता होगा कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए थे। 1991 में तो इनफैक्ट सोशलिस्ट मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो उस टाइम पे जब हुआ तो 1990 से लेकर 1991 के बीच में इन कंट्रीज़ में एक तो नेशनलिज्म वॉज ऑन दी राइज, ठीक है। उसके बाद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। एंड द थर्ड थिंग, कम्युनिज्म एक्चुअली फेल इन 1991। तो ये 3 चीज़ें देन लेड टू यूगोस्लाविया का जो मतलब पूरा टूट गया था यूगोस्लाविया उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे उसके टूटने के। सो दिस बेसिकली हैपेंड इन यूगोस्लाविया, है ना। और अच्छा, क्यों नेटो ने जाके कोसोवो को, मतलब बेसिकली हो क्या रहा था, कोसोवो में उस टाइम पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बाकी जगह नहीं था, सर्बिया क्रोएशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, सर्बिया स्लोवेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ये सारे धीरे धीरे सबसाइड कर गए थे। कोसोवो का कॉन्फ्लिक्ट सबसाइड नहीं किया था। कोसोवो 2008 में बोल दिया था कि भाई मैं आज़ाद हूँ। अभी भी ऑल दो बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, इसीलिए डॉटेड बाउंड्री बना रखी है। तो कोसोवो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो कोसोवो बेसिकली उस टाइम पे नेटो कोसोवो को बचाने गया था, और ये यूएन ने सैंक्शन नहीं किया था, यूएन ने मना कर दिया था। डिस्पाइट दैट यूएसए पोक्ड इट्स फिंगर थ्रू व्हाट, थ्रू नेटो। नेटो क्या था, यूएस की अलाइज की आर्मी थी, और यहाँ पे जो सोशलिज्म का बोलबाला था, ठीक है। तो क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म की ऑलरेडी, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी, तो नेटो आया, नेटो ने इस पूरी यूगोस्लाविया पे बहुत बॉम्बिंग करी 2 महीने, और कोसोवो में जो फोर्सेस थी यूगोस्लाविया की, सर्बिया की, वो सारी रिट्रीट करवाई वहाँ से। सो दिस इज़ व्हाट। और उसके बाद क्या हुआ कि यूएन मैंडेटेड पीस कीपिंग मिशन जो था वो इस्टेब्लिश हो गया कोसोवो में, और यूएन की फोर्सेस वहाँ पे लगा दी गई। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन कोसोवो, ठीक है। अब 9/11 में एक वॉर हुआ था, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बोलते हैं जिसको, ये आपको मालूम भी होगा, ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ था। तो 2001 में क्या हुआ कि देयर वर 19 हाईजैकर्स, काफ़ी सारी अरब कंट्रीज़ के थे वो। दे टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट, 4 एयरक्राफ्ट थे, उनका कंट्रोल लिया उन्होंने हाईजैकर्स ने, और वो 4 अलग अलग जगह उसको बेसिकली फ्लो करा, मतलब उसको टकराना चाहते थे। कहाँ कहाँ, पहला तो था ट्विन टावर के ऊपर, नॉर्थ और साउथ टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था न्यूयॉर्क में, उसके 2 टावर्स थे, एक तो उसमें वो बढ़ाना चाहते थे प्लेन को, दूसरा पेंटागन इन वर्जीनिया। वर्जीनिया एक जगह है जहाँ पे पेंटागन है, इट इज़ बेसिकली द यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर। तो डिफेंस फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे है वो। तो दूसरा बॉम्बिंग इन्होंने यहाँ पे किया, बॉम्बिंग नहीं मतलब एयरक्राफ्ट को जो उन्होंने फ्लू कराया था। एंड द फोर्थ वॉज बेसिकली प्लान फॉर कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। ये ऑल्दो हो नहीं पाया था, ये बच गया था किसी तरीके से, बट चौथा प्लान जो था उनका वो कैपिटल बिल्डिंग का था, ठीक है। यूएस का रिस्पॉन्स क्या था इस 9/11 वॉर में, बहुत लोग मारे गए थे, और मतलब बेसिकली 9/11 अपने आप में एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है यूएसए के लिए, क्योंकि उसने बताया कि कैसे टेररिज्म जिसको एक्चुअली फीड किया यूएसए ने, यूएसए हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग तालिबान इन अफगानिस्तान। पढ़ना इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। And the same Taliban, when USA stopped giving money to Taliban, the same Taliban
दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन यूएसए। क्यों? क्योंकि जो आदमी इतने साल से उनको पैसा दे रहा था, अब उसी आदमी ने उनको पैसा देना बंद कर दिया है। तो यूएस का रिस्पॉन्स क्या था? बहुत ही स्विफ्ट और फेरोशियस रिस्पॉन्स था। और प्रेसिडेंट उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, ठीक है। तो बुश ने बोला कि यार काफ़ी हार्डर व्यू लिया उसने यूएस के इंटरेस्ट का, और उसने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो था, ये अगेंस्ट अलकायदा और तालिबान था अफगानिस्तान में। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड स्टार्टेड अफगानिस्तान के ट्रबल्स, ठीक है। तालिबान को इजीली उन्होंने ओवरथ्रो तो कर दिया, बट अभी भी रेमनेंट्स ऑफ अलकायदा एंड तालिबान जो है अभी भी बहुत पोटेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूएसए ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया, और उसके बाद अलकायदा के अगेंस्ट और तालिबान के अगेंस्ट किया था। और तालिबान को इजीली उन्होंने ऑल द ओवरथ्रो तो कर दिया था, बट अभी भी अलकायदा और तालिबान के जो रेमनेंट्स है वो अभी भी बहुत पोटेंट है, अभी भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इज स्टिल फेसिंग अटैक्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिका इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट। तो ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब इराक़ का इन्वेजन हुआ था 2003 में, इसके बारे में भी एनसीईआरटी मेंशन करता है। तो वो क्या था कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन इराक़ी फ्रीडम करके, ठीक है। ये यूएसए ने लॉन्च किया था, 40 अदर कंट्रीज़ को लिया उसने, यूएसए, और उस टाइम पे ना यूएन ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि यार ये इन्वेजन मैंडेट नहीं किया था यूएन ने। उसके बाद भी यूएसए ने 40 कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और 2003 में इराक़ के ऊपर इन्वेजन कर दिया। पर्पस क्या था? यूएसए बोला कि वी वांट टू प्रिवेंट इराक़ फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जबकि अभी तक इराक़ से ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं वो बने हैं इराक़ में। तो इसीलिए अब हम लोग ये स्पेकुलेट करते हैं, या जो बड़े लोग हैं वो स्पेकुलेट ये करते हैं कि यूएस बेसिकली मोटिवेटेड था उस टाइम पे बाकी सारे फैक्टर्स से। क्या थे? वही सेम जो पहले कुवैत और इराक़ के केस में थे कि यार उनको ऑयल फील्ड चाहिए थी, वो चाहते थे कि यूएस के फ्रेंडली रेजिम्स जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आए, इराक़ में आए, सो दैट इराक़ actually pays attention to what USA is demanding and what USA wants. So because of that, USA was motivated to invade Iraq. तो ऐसा नहीं था कोई भी, ठीक है, आपने प्रीटेक्स्ट ले लिया कि यार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, हमें उसको रोकना है, इसीलिए हम इन्वेड कर रहे हैं आपको, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं था। और जब उन्होंने इन्वेड किया इराक़ को, तो सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी क्विकली गिर तो गई, बट उसके बाद भी यूएसए लोगों को पैसिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। यूएसए पैसिफाई नहीं कर पाएगा क्या मतलब है कि यूएसए को काफ़ी रेजिस्टेंस मिला लोगों से, और उस टाइम पे मिलिटेंसी ग्रो होने लग गई, इंसर्जेंसी यूएस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो गई, ठीक है। और अभी ये एकदम वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इराक़ का जो इन्वेजन यूएस ने किया था, इट वाज नीदर अ पॉलिटिकल गेन नॉर अ मिलिट्री गेन, दोनों ही तरीके से एकदम ही फ्लॉप आइडिया था यूएसए का, ठीक है। और यूएसए ने खुद बहुत सफ़र किया है इसके कारण, क्योंकि जो उस टाइम पे रेजिस्टेंस उसको इंसर्जेंसी के फॉर्म में मिला, यूएसए अभी तक उसको बर्दाश्त कर रहा है और सहन कर रहा है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे हेजेमनी के बारे में। तो हेजेमनी बेसिकली क्या होता है? हेजेमनी अगर आप सिंपल टर्म्स में समझो ना, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। देयर इज़ इकोनॉमिक डायमेंशन, देयर इज़ मिलिट्री डायमेंशन, देयर इज़ पॉलिटिकल, देयर इज़ सोशल, देयर इज़ कल्चरल। बहुत सारी टाइप ऑफ डिप्लोमेसी होती है, जैसे कि ट्रैक 1 होती है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 1 में क्या होता है? ऑफिशियल्स आपस में बात करते हैं। ट्रैक 2 में क्या होता है कि पीपल टू पीपल इंगेजमेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रैक्स होती हैं, ठीक है। तो जब कोई कंट्री हेजेमन होती है, जब कोई कंट्री दादा होती है, तो एक चलो सिंपल टर्म्स में समझो कि यार जंगल है, जंगल का एक शेर है, ठीक है। तो वो कैसा रहता है कि वो राजा रहता है उस जंगल का, तो वो बोलता है यार मैं हेजेमन हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। तो हेजेमनी को ना आप एक तरीके से नहीं देखते हो, वो बहुत सारे डायमेंशन में जाती है। दैट इज़ वाई आई वॉज मैंशनिंग अबाउट इकोनॉमी, पॉलिटी और मिलिट्री और कल्चरल डायमेंशंस। तो हर जगह जब आप अलग अलग टाइप का डोमिनेशन देखते हो ना किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो आप बोलते हो कि ये कंट्री हेजेमन है, ये हेजेमनी शो कर रही है, ठीक है। तो अभी कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? जैसे चलो कोल्ड वॉर के टाइम पे देखो, देयर वाज यूएस, देयर वाज यूएसएसआर, ये दो सेंटर्स थे पावर के। कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? यूएस बिकेम सुपर पावर। तो दैट इज़ अ वर्ल्ड दैट वी कॉल एज यूनिपोलर और अ हेजेमन वर्ल्ड, and that is why we are saying that we have been living in times of hegemony since the Cold War or since the post Cold War period, ठीक है। तो अब there are three basically different understandings of hegemony. One is hegemony as hard power, as a structural power and as a soft power. तो इन तीनों की बात करेंगे। Now if you talk about hegemony as hard power, तो हार्ड पावर में बेसिकली क्या हो रहा है? हार्ड पावर का सिंपल सा मतलब है मिलिट्री। जैसे मैंने आपको इराक़ का इन्वेजन बताया, जैसे मैंने आपको जो नेटो की बॉम्बिंग बताई, ठीक है। जैसे अभी आप यूएसए को देखोगे कि वो कहीं भी जाके, अगर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में अगर यूएस अपनी मिलिट्री पोस्ट कर रहा है या मिलिट्री
के थ्रू वहाँ की गवर्नमेंट को टम्बल करने की कोशिश कर रहा है, ऑल ऑफ दैट इज़ कॉल्ड एज हार्ड पावर। तो जहाँ भी मिलिट्री वाला डायमेंशन आने लगता है ना, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये सारा जो होता है ये हार्ड पावर होती है। सैंक्शंस लगा दी आपने, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी कि मान लो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ और यूएसए ने बोल दिया कि यार इतना इतना टैरिफ आपका बढ़ाया जाता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाइनीज़ गुड्स के ऊपर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आपने जैसे ही टैरिफ लगाया उस कंट्री के प्रोडक्ट्स, जो कंट्री आपको एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, तो यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है और चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है। सो जब यूएसए टैरिफ लगाएगा चाइना के ऊपर तो चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे यूएस के लिए, यूएस के मार्केट में। तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं वो भी एक तरीके का हार्ड पावर है, ठीक है। तो मिलिट्री भी हार्ड पावर हो गया, इकोनॉमी के सेक्शन में भी आप हार्ड पावर दे सकते हो, पॉलिटी में भी आप दे सकते हो। जैसे आपने बोल दिया कि यार हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील थी, तो ईरान को उन्होंने बोल दिया कि यार आप अपने जो वेपन्स है, अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, अपना जो न्यूक्लियर पावर है उसको लिमिट करो। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल सैंक्शंस है, ठीक है। तो हर डायमेंशन में हार्ड पावर हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन में होगा। हार्ड पावर का सीधा सा मतलब है कोअर्जन, वहाँ पे आप किसी को कंपेल करते हो कोई चीज़ करने के लिए, है ना, वहाँ पे आप किसी को कन्विंस नहीं करते हो। तो जब आप किसी को कन्विंस करते हो तो वो सॉफ्ट पावर होता है, जहाँ पे आपकी कन्विंसिंग एबिलिटीज़ काम में आती है। और जब आप किसी को कोर्स करते हो, आप थप्पड़ मार के बोलते हो ये तेरे को करना ही पड़ेगा, दैट इज़ हार्ड पावर, ठीक है। तो एक होता है कि हेजेमनी का एक डायमेंशन है हार्ड पावर। हार्ड पावर का क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल लो, यूएस की ना कमांड स्ट्रक्चर्स है ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। इस फोटो को देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि यूएसए बेसिकली इंडो पाकॉम, जो इंडियन ओशन है, सॉरी पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में जो इनकी कमांड है उसका नाम है यूएस पाकॉम, इसका अभी रीनेम करा था इन्होंने इंडो पाकॉम, ठीक है। फिर अफ्रीका में उनकी है यूएस अफ्रीकॉन, फिर सेंट्रल एशिया में है सेंटकॉम, ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, पैसिफिक में है। तो ये सारे इनके कमांड स्ट्रक्चर्स है और इनकी वर्ल्ड के हर जगह पे इनका कमांड स्ट्रक्चर है, एक जगह नहीं है। So that is why we are saying that military dominance of USA exists all over the world, and the bedrock of US power, it lies in its overwhelming military superiority. अच्छा, अभी हमने ये भी देखा था कि कैसे यूएस ने स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किए थे, कैसे उसने बेसिकली बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो डिफरेंसेस है उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सुपीरियरिटी में और हमारी सुपीरियरिटी में, बाकी कंट्रीज़ की फॉर दैट मैटर, वो हमने देखी है पुराने वॉर्स में भी, है ना। सो इनका इतना ज़्यादा मतलब अगर यूएस के आप रेंज देखोगे ना मिलिट्री मिसाइल्स वगैरह की, तो इतना ज़्यादा उनका कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे एक्यूरेटली रियल टाइम में लीथल तरीके से पहुंच सकते हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर दैट दे हैव। आप कहीं भी खड़े हो वर्ल्ड में, अगर उनको मारना है ना तो वो आपको मिसाइल से उड़ा देंगे, रियल टाइम में उड़ा सकते हैं। इतना मतलब एकदम वीडियो गेम जैसा उनके पास कैपेबिलिटी रियल टाइम में है। यूएस अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी पे स्पेंड करता है, जो पैसा लगाता है, उसका पैसा और बाकी के 12 देशों का पैसा, उसके पीछे जो 12 देश और हैं, उन 12 देशों का पैसा मिला दो और यूएस का पैसा बराबर रख दो, तो वो दोनों, उसके बाद भी यूएस का पैसा उनसे ज़्यादा है। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर दैट यूएसए स्पेंड्स, बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। हम मतलब आप समझ रहे हो ना कि 12 देश हैं यूएस के बाद, अगर आप 1 से 13 की गिनती में देखोगे तो 12 देशों का कंबाइंड जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा यूएसए का है। तो सिर्फ हायर टेक्नोलॉजी या हायर स्पेंडिंग में नहीं है, बट बहुत क्वालिटेटिव डिफरेंस है। मतलब वो हमसे ना 10-10, 15-15 साल आगे चल रहे हैं। सो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी गैप है कि अगर आप पैसा दे के उनका इक्विपमेंट खरीद भी लोगे तो प्रॉबेबली वो पूरी टेक्नोलॉजी जिससे वो बना है, जो जिसके वो केपेबल है, शायद आप उसको हार्नेस ना कर पाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आप वो इक्विपमेंट ज़रूर खरीद लोगे लेकिन उसके सारे फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी गैप है। आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, आप उसके सिस्टम को पूरा समझ नहीं सकते, ठीक है। ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो ये होता है हेजेमनी एज हार्ड पावर। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन नहीं होता, इकोनॉमी भी होता है, पॉलिटिकल सैंक्शंस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जहाँ भी कोअर्जन आएगा वहाँ पे हार्ड पावर होता है। नाउ हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। अभी देखो बेसिकली स्ट्रक्चरल, जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो ना तो मोटा मोटा आप इकोनॉमी की बात करते हो। So in a sense you can say that when you use economic sanctions, that in itself is a hard power, as well as that in itself is a structural kind of hegemony। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अब अगर आप ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करोगे ना तो इट रिक्वायर्स अ हेजेमन टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो जब हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ समझी थी कि
यूएसए चाहता था कि जितनी भी कंट्रीज़ उसके इन्फ्लुएंस में आए वो सारी की सारी कंट्रीज़ लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करे, ओपन इकोनॉमी फॉलो करे, है ना। ओपन इकोनॉमी फॉलो करने का क्या मतलब है कि जब तक यार बाकी देशों की ओपन इकोनॉमी नहीं होगी तब तक यूएसए को मार्केट नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो इंडिया कंजर्वेटिव हो गया तो क्या यूएसए अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। सो यूएसए नीड्स इंडियन मार्केट्स, इट नीड्स अफ्रीकन मार्केट्स, इट नीड्स एशियन मार्केट्स। क्यों? क्योंकि जब तक उसको ये मार्केट्स नहीं मिलेंगे तब तक उसके प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई नहीं होगा, उसका एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा, उसका एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा तो उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, वो हेजेमनी नहीं अपनी स्थापित कर पाएगा, चला नहीं पाएगा। ठीक है। सो बिकॉज यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट नेशन, इट हैज़ टू एक्ट एज अ हेजेमनी, बिकॉज जो उसने ओपन इकोनॉमी क्रिएट की है उसका एग्जिस्टेंस उसको सपोर्ट करना है, उसका क्रिएशन उसको सपोर्ट करना है। ठीक है। तो उसको हेजेमनी एक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है और वो इसीलिए करता भी है इतना कोर्सिव एक्शंस, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। फाइन। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज हेजेमन शुड possess both the ability as well as the desire to establish the norms and orders for open economy। इसका क्या मतलब है कि जब हेजेमन कोई होता है ना तो उसके पास उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, और चलो मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं करना भी चाहता हूँ। तो जब वो करना चाहता है तो वो अपने नॉर्म्स, अपने ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ सेट करता है और फिर उसके बाद वो उस पर्टिकुलर डायमेंशन को वैसे चलाता है। अब कई बार क्या होता है कि एक तो हेजेमन का अपना फ़ायदा है इसमें कि अगर वो इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी रखेगा, बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी ओपन है, तो हेजेमनी वाला जो नेशन है यूएसए फॉर एग्जांपल, तो यूएस का तो फ़ायदा है ही, उसको मार्केट मिल रहा है, मार्केट एक्सेस मिल रहा है। बट जो बाकी नेशंस है, कंपीटिटर्स है, उनको भी एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि देखो जैसे मान लो छोटा कंट्री है, अगर आप छोटा कंट्री खोलोगे यूएस के लिए तो छोटे कंट्रीज़ को भी कुछ रेसिप्रोकल एडवांटेजेस मिलेंगे यूएसए के साथ डील करने में, तो उसको भी एडवांटेजेस मिल रहे हैं। लेकिन इस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। तो ऑल्दो छोटी कंट्रीज़ को ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती मेंटेन करने के लिए, बट उनको फिर भी उस ओपननेस का फ़ायदा हो जाता है। स्ट्रक्चरल सेंस में हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूएस हैज़ बिन एक्टिंग एज ए हेजेमन इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक गुड्स हो गया, या इन सेटिंग अप द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इन सेटिंग अप द सी रूट्स, इन सेटिंग अप द इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस। अब जैसे WTO है, वो जब बना था तो उस पर यूएस का बहुत इन्फ्लुएंस था, इनफैक्ट आज भी है। तो जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या बोलते हैं रूल्स बन रहे हैं ना, तो वो सारे में भी यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है। अभी चाइना धीरे धीरे एक हेजेमन बनता जा रहा है, उसके भी हेजेमोनिक जो इंस्टिंक्ट्स है वो ग्रो करते जा रहे हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस आपको इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे देखने को मिलेगा। अभी एक चलो और सस्ता एग्जाम्पल लो, इंटरनेट है, हम लोग सब गूगल यूज़ करते हैं। ठीक है। हार्डली मतलब अभी बहुत कम 5-6 कंट्रीज़ के पास अपने खुद के ऑल्टरनेटिव्स है गूगल मैप्स के लिए। जैसे चाइना है, चाइना के पास बेडू है। ठीक है। इंडिया ने भी बनाया नाविक, फिर उसके अलावा रशिया ने बनाया हुआ है अपना, जापान ने बनाया हुआ है। सो बहुत सारी मतलब 4-5 कंट्रीज़ ही ऐसी है जिनके पास बहुत कम कंट्रीज़ है जिनके पास इंटरनेट का ऑल्टरनेटिव है, विच इज़ नॉट डोमिनेंट बाय यूएस, विच इज़ देयर ओन। सो नाउ today's world is so much dependent on internet that you probably cannot imagine your world without internet. And how is it working? USA ने मिलिट्री प्रोजेक्ट किया था 1950s में, तब उसने बहुत सारी सैटेलाइट्स डिप्लॉय करी थी अर्थ के आसपास ऑर्बिट्स में। दोज ऑर्बिट्स का जो उनका डायरेक्ट आउटकम था ना वो इंटरनेट था, एंड दैट हैज़ ब्रॉट अस इनटू अ वर्ल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। तो आज भी मेजर सैटेलाइट्स जो हैं जो इंटरनेट को चला रही, जो पूरा इंटरनेट सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको चला रही है, दोज आर यूएसए ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय यूएस गवर्नमेंट। तो अगर आप समझ सकते हो कि किस लेवल का डोमिनेंस, किस लेवल का क्या बोल सकते हैं बोलबाला है उनका हमारी और हम सब की ज़िंदगी पे, वो बहुत ज़्यादा इमेंस है। ठीक है। कोई भी सेक्टर नहीं इकोनॉमी का, कोई भी उठा लो जहाँ पे अमेरिकन फर्म टॉप 3 में नहीं आती, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। द थर्ड थिंग इज़ हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। हाँ, सेकेंड थिंग इज अभी चलो एक और एग्जाम्पल है, ब्रेटन वुड ट्विंस, WTO। देखो ब्रेटन वुड ट्विंस कौन थे? ब्रेटन वुड ट्विंस बेसिकली थे IMF और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये क्यों आए थे? क्योंकि इनको इकोनॉमीज़ को रीबिल्ड करना था, उसी पर्पज़ से इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। यहाँ पे भी उनका जो है वो मतलब यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है, WTO में डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है। MBA, अच्छा चलो और एग्जाम्पल हो, MBA बेसिकली इज़ एन आइडिया कि यार बिजनेस भी एक प्रोफेशन है और उसमें भी स्किल्स चाहिए जो कि आप क्लासरूम से सीख सकते हो। दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ हैविंग MBA, ऑफ हैविंग द डिग्री इन business administration, this is a product of America.
सो टुडे यू नो दैट एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, MBA ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डिग्री है। कहीं भी ऐसा नहीं कि MBA एकदम सस्ती डिग्री काउंट होता है, नहीं, MBA बहुत बड़ी चीज़ है हर जगह। दिस हैज़ बिन अ प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ अमेरिका। पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? वॉटन स्कूल में खुला था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1881 में। कोई कंट्री नहीं आज वर्ल्ड में ऐसी जहाँ पे MBA प्रेस्टीजियस कोर्स नहीं है। सो ये बहुत छोटे छोटे डायमेंशन है, बट ये इतने प्रोमिनेंट डायमेंशन है कि आप अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको देखते हो। यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स एंड दैट इज़ हाउ द हेजेमनी इज एस्टैब्लिश्ड। और इसीलिए हेजेमनी को तोड़ने में, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आप देखो ना, जब आपका इतना डीप रिलेशन, इतना डीप इम्पैक्ट बन जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप उसको कैसे अपनी लाइफ से लेट गो कर दोगे, कैसे एकदम से एराडिकेट कर दोगे? ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर रादर इज़ वेरी व्हाट आई शुड से सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि देखो, हार्ड पावर में ना कोअर्जन होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्ड पावर में कोअर्जन इन्वॉल्व है, वेयर इज इन सॉफ्ट पावर इट इज़ बेसिकली दी कंसेप्ट ऑफ कन्विंसिंग अ पर्सन। सो जब आप किसी को कन्विंस करते हो ना, तो वो आपके साथ काम करने में, वो आपके साथ रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड होता है। बट जब आप किसी को कोर्स करते हो, तो वो कोर्जन वाली जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो सॉफ्ट पावर के बारे में एक बात ध्यान रखना कि सॉफ्ट पावर को बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग कम्बरसम प्रोसेस, बट वंस द सॉफ्ट पावर गेट्स एस्टैब्लिश्ड, इट इज़ सस्टेनेबल इन नेचर, इट इज़ लॉन्ग इन नेचर। वो रुकती है, वो लंबी चलती है। कल्चरल रिलेशन इसीलिए हम लोग सॉफ्ट पावर का हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर या आइडियोलॉजी में क्या होता है कि जब दो नेशंस की कल्चर और आइडियोलॉजी सिमिलर होने लगती है, तो उनके बीच के रिलेशन जो होते हैं वो काफ़ी लंबे और काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द कोअर्जन। अगर USA अफगानिस्तान पे कोअर्जन इस्तेमाल करेगा तो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं सुनेगा। बट अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन सॉफ्ट पावर पे बेस्ड है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चर, आइडियोलॉजी, बॉलीवुड, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है, तो दोज आर सस्टेनेबल रिलेशन, वो लंबे चलेंगे। ठीक है। वहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती है, मतलब मिल बांट के ग्रोथ होती है। सो सॉफ्ट पावर इज़ नथिंग बट इट्स अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। ठीक है। आप सामने वाले का कंसेंट कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, उसका कंसेंट कैसे लाओगे? बेसिकली पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल स्फीयर, कल्चरल स्फीयर, इन सब में जाता है वो। नाउ चलो अभी एक एग्जांपल, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लो हेजेमनी का। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम लोग सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करते जा रहे हैं। देयर इज़ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन ऑलमोस्ट ऑल दी स्फीयर्स। हमारा ड्रेसिंग पैटर्न, हमारा फूड पैटर्न, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लो, हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज होता जा रहा है, हमारा डिपेंडेंसी ऑन जंक फूड, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जिस तरीके से हम अपनी फैमिली को देखते हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को देखते हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ चेंजिंग। ये सारा वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है। सो दिस इज़ नथिंग बट ब्लाइंड एपिंग ऑफ वेस्ट। सी देयर आर टू टर्म्स, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो वेस्टर्नाइजेशन इज़ वॉट इट इज़ ब्लाइंड एपिंग ऑफ वेस्ट। आप जब वेस्ट की पूरी अंधा कॉपी करने लगते हो ना कि यार वेस्ट ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन। बट जब आप अपना दिमाग लगाते हो और उस पर्टिकुलर कल्चर को चेंज करके अपने हिसाब से सूट करके लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? जब मैंने मान लो देखा कि यार वेस्टर्न में लोग जीन्स पहनते हैं, इट्स गुड, मैंने उस जीन्स को अपने कंट्री के टेम्परेचर के, अपने कंट्री के जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से अलग कपड़ा यूज़ करके बनाया ऑन अ सिमिलर पैटर्न, और फिर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ वॉट दिस इज़ मॉडर्नाइजेशन। वहाँ की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को एज इट इज़ ना एक्सेप्ट करके ऐसे एक्सेप्ट करो कि आपकी जो कंट्री का वैल्यू सिस्टम है उसमें वो फिट बैठता हो। दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, बट बहुत बड़ा भी डिफरेंस है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा, अगर आप सही से नहीं समझोगे तो आपको मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक चीज़ें लगेंगी। सो सॉफ्ट पावर यही होता है कि आप कल्चर के बेसिस पे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करोगे। आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जैसे हमारे यहाँ सोशलिज़म है, रशिया में थोड़ा बहुत सोशलिज़म है। ठीक है। कैपिटलिज्म, दो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आपस में आइडियोलॉजी में सिमिलर है, तो वहाँ पे सॉफ्ट पावर पे वो बिल्ड करेंगे। कल्चर पे जैसे हम लोग, हमारा कल्चर हो गया और नेपाल का कल्चर हो गया, भूटान का कल्चर हो गया, बुद्धिज़्म है वहाँ पे भूटान में, तो हमारे यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, जो कश्मीर वगैरह और ऊपर कश्मीर के ऊपर जम्मू के लोग हैं, सॉरी लद्दाख के जो लोग हैं, तो लद्दाख के लोग और वहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो बुद्धिस्ट लोग हैं। तो इस तरीके से जब आप कल्चर के बेसिस पे रिलेशनशिप ग्रो कराने की कोशिश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी।
सो अमेरिकाज हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर गोज इन सो मेनी डायमेंशन. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वेस्टर्नाइजेशन. इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ अमेरिकाज हेजेमनी इन सॉफ्ट पावर हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कितनी भी गरीबी हो आदमी, कंज्यूमरिज्म उसका बढ़ता ही जा रहा है, उसका इंडिविजुअलिज्म बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है. अब हैविंग स्टडीड द 3 डायमेंशंस ऑफ हेजेमनी, देर आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकाज पावर. नाउ देखो, एक बहुत फेमस लाइन है मुगल रूल के टाइम पे किसी ने कही थी. वो ये कही थी कि एम्पायर्स डिक्लाइन बिकॉज दे डिके फ्रॉम विद इन. ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कोई आदमी आके आपका एम्पायर तहस नहस कर देगा. देर हैज़ टू बी सो मेनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन प्ले. सो वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आउट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इज व्हेन द एम्पायर स्टार्ट्स टू डिक्लाइन फ्रॉम विद इन. मुगलों के साथ क्या हुआ था, औरंगज़ेब के टाइम पे, औरंगज़ेब के रीन के बाद से धीरे धीरे सक्सेसिव रूलर्स तो जो थे वो काफ़ी आलसी थे, काफ़ी एक्स्ट्रा वैगेंट थे. तो मुगल रूल का डिक्लाइन होने लग गया. उनके अंदर फैक्शनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी. तो जैसे मुगल रूल अपने अंदर के खोखले होने के कारण ज़्यादा जल्दी डिके हुआ है, वैसे ही अमेरिका के साथ भी है कि उसके खुद के कुछ इनहेरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं. जैसे पहला, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिका इटसेल्फ. सेपरेशन ऑफ पावर. SOP का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर. अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है कि वहाँ का जुडिशरी, वहाँ का एग्जीक्यूटिव, वहाँ का लेजिस्लेचर, तीनों एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेटेड है. तो वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है. वेराज इन इंडिया इट इज़ पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर. इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी को आंसरेबल है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ हमारे यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो पूरा ब्रूटल, पूरा सैग्रीगेशन नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का. यहाँ पे हमारे पास वेफर लाइन मार्जिन है दोनों के बीच में. ठीक है. द सेकेंड कंस्ट्रेंट इज डोमेस्टिक अमेरिकन सोसाइटी एंड इट्स ओपन नेचर. देखो, वहाँ की जो अमेरिकन सोसाइटी है ना वो बहुत ओपन है और वहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट डोमेस्टिक सोसाइटी बनती जा रही है. देर आर ब्लैक्स, देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ. उनकी सोसाइटी का नेचर ओपन है. तो आप बहुत लंबे समय तक हेजेमन नहीं भी रह सकते क्योंकि वहाँ के खुद के लोग चेंजेस डिमांड करने लगेंगे. दीज आर लिबरल पीपल, दीज आर नॉट पीपल हु are used to living in a coercive world like Nazi or Germany or the Hitler's Italy people used to live in. So these are not those people, these are open natured people. So when the society becomes open natured, तो checks and balances आने लगते हैं सोसाइटी के अंदर. ठीक है. द थर्ड इज़ NATO. इट्स अ मिलिट्री अलायंस. ये भी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट है अमेरिका के ऊपर. ठीक है. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिया US रिलेशंस के ऊपर. तो इंडिया US रिलेशंस के बीच में क्या है, देखो आपको पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे India was more close to Russia. So in a sense it was also criticized that India is more close to USSR bloc rather than the US bloc. क्योंकि हमने 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस साइन करी थी रशिया के साथ क्योंकि हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए थे. फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1974 में. दैट वॉज वॉट इट वॉज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. ठीक है. ऑल्दो हम लोग NPT का पार्ट नहीं है उसके बाद भी. और NPT एक्चुअली आया था 1974 के इंडिया के टेस्ट के बाद. तो इंडिया ने जो छोटा सा एडवेंचर किया था ना कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1974 में. तो उसके न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो है बाकी सारे जो UNSC की कंट्रीज़ उनको बहुत गुस्सा आया. तो उन्होंने बोला यार तो प्रोलिफरेशन हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का. इंडिया तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं था, उसने कैसे टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर वेपन्स का. एंड शॉर्टली आफ्टर इंडिया डेड पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया था. ठीक है. चाइना ऑलरेडी कर रहा था, नॉर्थ कोरिया कर रहा था, ईरान कर रहा था, इसराइल कर रहा था. तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया. तो इन लोगों ने NPT करके एक क्लब बनाया, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो उसका मतलब ही यही था कि जो अब नेशंस है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी. इंडिया ने आज तक NPT साइन नहीं किया. इंडिया बोलता हम नहीं करेंगे, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में. ठीक है. इंडिया माना नहीं. इंडिया ने 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया. तो जब इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया वो था पोखरण टेस्ट रेंज वाला टेस्ट, जो आपने मूवी देखी भी होगी मेरे ख्याल से. ठीक है. काफ़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा. सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया ने US के साथ साइन की है. सिविल न्यूक्लियर डील क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. क्यों है ये समझो. देखो, जब इंडिया ने 1974 में टेस्ट किया था ना न्यूक्लियर मिसाइल का, USA वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जो बहुत गुस्सा आया था, जिसने सैंक्शंस लगाए थे इंडिया के ऊपर. और उसके बाद उसने अपनी सैटेलाइट्स वगैरह पोजीशन करी थी कि इंडिया के ऊपर पूरे टाइम नज़र रखेगा. ये सारी चीज़ें हुई थी. तो इंडिया उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस के बीच में था. बट पोस्ट देन वी हैव 2000 के बाद हमने US के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी है जिसके अंदर हमें वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक NPT कंट्री को मिल रहे हैं डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ NPT. सो दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट क्योंकि
ये स्टेटस बहुत सारी कंट्रीज़ के पास नहीं है। यूएसए आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीटी। दैट्स एन अचीवमेंट। ऐसा क्यों हुआ, ये चेंज कैसे आया यूएसए का इंडिया की तरफ? ये चेंज इसलिए आया क्योंकि यूएसए ने ओवर द ईयर्स देखा है कि इंडिया हैज़ बीन अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। हमने न्यूक्लियर टेस्ट तो किया है बट वी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, हमने उसका प्रोलिफरेशन नहीं किया। जैसे चाइना ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं, प्रोलिफरेशन हुआ है, ठीक है। दैट इज़ नॉट बीन द केस विद इंडिया। इंडिया हैज़ बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन इन दिस रिगार्ड। सो डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनपीटी, we have adhered to all the sentiments of NPT, and that is the reason USA was actually able to sign civil nuclear deal with India, ठीक है। 2010 के बाद साइन हुई थी ये। इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा हैज़ बीन इंक्रीजिंग बहुत। देर आर मिलियंस ऑफ पीपल who are Indian origin people. They are Americans, they are living there in America studying, or either they are having a job, either they are settled there, either they are American citizens now. So all of that diaspora is also a very big डायमेंशन इन द इंडिया यूएस रिलेशंस। अभी रिसेंटली आपने हाउडी मोदी और केम शो ट्रम्प वाला इवेंट भी देखा होगा। हाउडी मोदी वो था जब मोदी जी यूएस में गए थे और उनको एक बहुत बढ़िया सा कल्चरल इवेंट मिला था विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय द यूएसए। ऑन द सिमिलर लाइन्स गुजरात देन ऑर्गेनाइज केम शो ट्रम्प व्हेन ट्रम्प विजिटेड इंडिया लास्ट ईयर, ठीक है। सो देयर आर सर्टन फैक्ट्स अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप। जैसे यूएसए जो है ना, इट अब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। सी इंडिया हैज़ प्रोग्रेस इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, हमारा आईटी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो वेदर यू नो फैक्ट्स अबाउट इट और नॉट, बट रीड अबाउट इट। हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर, हमारा आईटी इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ वन सेक्टर जो कि बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इंडिया में, ठीक है। तो जो वहाँ का सिलिकन वैली है यूएस का, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। सो यूएसए बेसिकली अब्जॉर्ब्स 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, उसका 65%, इट्स ह्यूज, 65% यूएसए को जाता है। 35% ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन। बोइंग जो है प्लेन की कंपनी है, उसका 35% टेक्निकल स्टाफ इंडियन ऑरिजिन है। सिलिकन वैली में 300,000 इंडियंस वर्क देयर। तो भी आप समझ रहे हो ना कितने इंडियंस केपेबल है, ठीक है। डाउट नहीं करना इंडियंस के ऊपर, बहुत केपेबल लोग हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स दे आर बाय इंडियन अमेरिकन्स, ठीक है। तो मतलब जितने भी हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, 15% जो है वो इंडियन अमेरिकन्स के कारण है। दैट इज़ द डायस्पोरा, दैट इज़ द इंडियन डायस्पोरा के फैक्ट्स, ठीक है। इंडिया यूएस में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है? देखो, हम लोग अभी धीरे धीरे हमारा यूएसए के साथ जो है वो डिफेंस और मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप पैसिफिक ओशन में बात करोगे तो हम लोग मालाबार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनके साथ। मालाबार इज़ बेसिकली अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें आपका जापान भी है, उसमें आपका यूएस भी है और इंडिया भी है। सो ये सारी कंट्रीज़ मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। क्योंकि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ है इसलिए हम उसको मल्टीलैटरल बोलते हैं। सो दिस इज़ मालाबार इज़ बेसिकली अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज विच हैपन्स इन पैसिफिक ओशन, ठीक है। और उसके अलावा यूएस के साथ हमारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी हैं, नेवल में है, आर्म्ड एक्सरसाइजेज हैं। सो एनालिस्ट ये बोलते हैं हम लोग को, कुछ लोग तो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम यूएस एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो कई लोग ये बोलते हैं कि यार आप यूएस से थोड़ी दूरी बनाए रखो और अपने नेशनल पावर के ऊपर फोकस करो, अपनी कैपेबिलिटी इन नेवी, इन आर्मी, इन द एयरफोर्स, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो ताकि आप लड़ पाओ, आप सामने खड़े हो पाओ। कई लोग ये बोलते हैं कि देयर इज़ इंटरेस्ट कन्वर्जेंस। लोग ये बोलते हैं कि यार हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, अगर वो उसका एडवांटेज नहीं लेगी तो फिर वो पीछे हो जाएगी। इंडिया यूएस रिलेशन से भी बहुत अच्छे पिच पे हैं फ्रॉम द लास्ट 3-4 years, इनफैक्ट फ्रॉम 2014। सो सम एनालिस्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट सिंस देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन मोदी एंड ट्रम्प, सो इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर कुछ और लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इंडिया शुड टेक लीड इन एस्टैब्लिशिंग अ कोएलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे अफ्रीका हो गई या फिर एशियन कंट्रीज़ है, एशियन इकोनॉमीज़ है, तो उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए। इंडिया शुड टेक अ लीड इन दैट, बट उस तरीके से हम थर्ड वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, ठीक है। सो सम पीपल सजेस्ट दैट इफ़ यू वांट टू विन अवे द हेजेमनी ऑफ यूएसए, यू नीड टू मेक अ कोएलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो सी देर आर डिफरेंट एनालिस्ट एंड देर आर डिफरेंट सजेशंस, बट व्हाट इंडिया कैन डू इज दैट इंडिया यूएस रिलेशनशिप, you cannot deal that with a single strategy. There are so many dimensions to it,
and the relations are too complex, and that is the case with almost रिलेशनशिप विद एवरी कंट्री. आप कोई भी कंट्री ले लो इंडिया के साथ जिसका बायलैटरल रिलेशन है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होते हैं. कोई एक स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करती, आपको मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेके जाना पड़ता है. फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा पॉलिसी ऑप्शन किस पर्टिकुलर टाइम में सूट करेगा. जैसे एक छोटा एग्जांपल हो, बांग्लादेश है. शेख हसीना की जब गवर्नमेंट होती है तो इंडिया किसी और तरीके से डील करता है. जब ऑपोजिशन की गवर्नमेंट होती है तब इंडिया कुछ और तरीके से डील करता है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑपोजिशन पावर में है वो उसका सेंटिमेंट इंडिया को लेके कैसा है ये हमें नहीं मालूम है. सो बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पावर, बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ इन पावर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, आर फॉरेन पॉलिसीज गेट ट्यून्ड. ठीक है. सो ऐसे यूएस में भी होता है. जब रिपब्लिकन्स होंगे तो हमारे साथ थोड़ा अलग सिस्टम होगा, डेमोक्रेट्स होंगे तो थोड़ा अलग सिस्टम होगा. सो हमें देखना पड़ेगा कि रियलिज्म क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट रियलिज्म वी नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ बंडल ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डील विद यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. So the question that your NCERT is trying to address here is how can the hegemony be overcome? So now see, in the short term we must recognize that no single power anywhere is near balancing to the US military. US का मिलिट्री इतना आगे है क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वान्टिटेटिवली कि शॉर्ट टर्म में तो हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते. हाँ, हम लोग इन लॉन्ग टर्म में शायद उसके बराबर आने की कोशिश कर सकते हैं. और एक मिलिट्री कोalition बना लो. एक आइडिया तो ये है, चलो बहुत सारे लोग मिलकर मिलिट्री कोalition बना लो और यूएस के अगेंस्ट बना लो. वो भी नहीं होगा क्योंकि यार बहुत सारी अलग अलग बड़ी कंट्रीज़ है. चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये सारी कंट्रीज़ यूरोप की कंट्रीज़ है. तो ये सब लोग इन सबको लगता है कि हम अकेले भी तो चैलेंज कर सकते हैं ना यूएस की हेजेमनी को. ऑन टॉप ऑफ दैट इनके खुद के इकोनॉमिक इशूज़ हैं, इनके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यूएस के साथ. तो ये क्यों पंगा लेंगे. आज के टाइम में इकोनॉमी बहुत ग्लोबलाइज्ड है ना. इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी इज़ वास्ट, इट्स ट्रेमेंडस. इट इज़ नोवेयर इवन क्लोज टू व्हाट इट यूज्ड टू बी 1970s. तो अगर आज के टाइम पे आप ऐसा लोहा लोगे कि आप मिलिट्री ब्लॉक बना के बॉम्बिंग करोगे, जाके लड़ाई करोगे, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी. सो इफ़ यू वांट योर कंट्री टू ग्रो, वॉर इज़ probably the last thing that you would want to have in the present world. And even if there is going to be a war, ट्रेडिशनल वॉर, मिलिट्री वॉर नहीं होगा. वॉर जो होगा वो टेक्नोलॉजी के तरीके से होगा, नॉन स्टेट एक्टर्स के तरीके से होगा, इकोनॉमी में होगा, अलग तरीके से होगा, आइडियोलॉजिकल वॉर होगा. बट जो ट्रेडिशनल वॉर्स वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वैसा कुछ नहीं होगा. ठीक है. इट्स वेरी अनलाइकली. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इट इज़ प्रूडेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट द हेजेमनी इज क्रिएटिंग. उसने ओपन इकोनॉमी बनाई है, आप फ़ायदा उठाओ. उसने इतनी सारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनाई हैं, आप फ़ायदा उठाओ. उसने अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स ग्रो करें हैं, उसके फ़ायदे उठाओ. वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, उसके फ़ायदे उठाओ. वाई डू हैव टू फाइट विद द हेजेमनी. कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको ट्रेड चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. ये सब कैसे मिलेगा जब आप एक सुपर पावर के साथ अच्छे से काम करोगे. इंडिया क्यों यूएस के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि यूएस इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए, इंडिया ग्रो करे. इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कंपिटिटिव होगी, हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे. ठीक है. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगी. सो एवरी कंट्री वांट्स दैट. सो जब हम ये चाहते हैं तो हम उस नेशन से लोहा नहीं मोल लेंगे, हम उससे जाके लड़ेंगे नहीं सीधे जाके. ठीक है. इसको हम बैंड वैगन स्ट्रैटेजी बोलते हैं. एक और स्ट्रैटेजी है छुप जाओ. भाई मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है. ऐसे मान लो कोई छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में कहीं बीच में, और वो बोल रहा है कि मुझे यूएसए से कोई मतलब नहीं. वो तो चल जाएगा. आप कितनी दूर रह लोगे. लेकिन अब जब आप बड़े पावर्स देखोगे, चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, दे हैव बीन ट्राइंग टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम यूएसए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है आपस में जैसे आप ये कर ही नहीं सकते. जैसे इंडिया है, चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो चाह के भी चाइना से दूर नहीं रह सकता. और इसीलिए प्रॉब्ली हम लोग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा करने से बचते हैं. द रीज़न इज़ हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है. एंड दिस वॉज सजेस्टेड बाय सो मेनी स्कॉलर्स इन लेट 1980s दैट व्हेन द वर्ल्ड बिकम्स ग्लोबलाइज्ड, व्हेन द सप्लाई चेन्स आर इंटरलिंक्ड, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाएंगे. उसका रीज़न ही इकोनॉमी है. क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी चलानी है, आपको अपने लोगों को मारना नहीं, भूखा नहीं मारना, आपको अपने बिजनेसेस ख़त्म नहीं करने हैं. सो यू वोंट गेट इनटू अ वॉर अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स इनएविटेबल. ठीक है. अब इसके बाद क्या है, कई लोग ये भी मानते हैं कि यार यूएस की हेजेमनी जो है या उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो स्टेट एक्टर्स के थ्रू नहीं आएगा, वो जो लेजिट एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ है उसके थ्रू नहीं आएगा, रादर नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू आएगा. इसका क्या मतलब है? तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, जैश मोहम्मद हो गया. These are all challenging the hegemony of USA. So some people also believe that
the challenge to the hegemony of US, it might come from the non-state actors and not the state actors. इसका मतलब क्या है? स्टेट एक्टर्स मतलब कंट्री, स्टैब्लिश गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ये स्टैब्लिश कंट्री है, स्टैब्लिश गवर्नमेंट है. नॉन स्टेट एक्टर्स नक्सल. ठीक है, समझ में आया? वैसे ही अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उससे शायद अमेरिका को इतना रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन तालिबान से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उसको. नॉन स्टेट एक्टर है तालिबान. ठीक है, NGOs हो सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स हो सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन हो सकता है, रैलीज हो सकती है, देन रेफरेंडम्स हो सकते हैं. ऑल ऑफ दीज विल बी चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ USA इन वेरियस डायमेंशंस, बीट आर्ट, बीट इंटेलेक्चुअल, बीट साइंस, बीट आर्टिस्टिक राइटर्स, ऑल ऑफ दैट. तो ये अलग अलग आइडियाज़ है हेजेमनी को ओवरकम करने के. तो बहुत सारे आइडियाज़ आप कैसे भी कर सकते हो, बट मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी लगेगा. ठीक है, चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया. एक्सरसाइज ले लेते हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेजेमनी इज़ इनकरेक्ट. इनकरेक्ट देखना है. ठीक है, सी द वर्ड इम्प्लाइज लीडरशिप or predominance of one state, that is right. It was used to denote the predominance of Athens in the ancient Greece. ये भी सही बात है. The country having hegemonic position will possess unchallenged military power. That is true. Hegemonic position is fixed. Once a hegemon, always a hegemon. ये सही नहीं है. ठीक है, it can change, although it will take a very long time, but it can change. Which among the following statements is wrong about contemporary world order? See, इसमें भी wrong पूछा है. There is an absence of world government which could regulate the state's behavior. The US is the predominant player in the world affairs. ये सही बात है. States are using force against one another. ठीक है, फोर्थ क्या है? States which violate international law, they are severely punished by the UN. So इसने पूछा कौन सा गलत है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में. There is an absence of world government which could regulate the state's behavior. सही बात है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, है ना, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेट्स आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट वन अनदर. ये भी सही बात है भाई. USA कर तो रहा है फोर्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट इराक, अगेंस्ट सीरिया, सब जगह कर रहा है. ठीक है, द स्टेट दैट वायलेट इंटरनेशनल लॉ दे आर सीवियरली पनिश्ड बाय UN. दिस इज़ नॉट सो इन ऑल द केसेस. हर बार ऐसा नहीं होता है. UN सैंक्शन कर देता है, बट UN हर बार सीवियरली पनिश नहीं कर पाता है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लो. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. ये मेरे को बताओ कौन सा था इराकी फ्रीडम वाला. मोर देन 40 कंट्रीज जॉइन द US लेड कोalition ऑफ द विलिंग टू इन्वेड इराक. ठीक है, द रीज़न गिवन फॉर इराक वॉज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ये सही बात है. ठीक है, द एक्शन वॉज टेकन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ UN. दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं था. द US लेड कोalition डिड नॉट फेस मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम इराकी फोर्सेज. ये भी सही है. ठीक है, तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा? ये वाला है. ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिला नहीं था इराकी फोर्सेज से, रादर इसको इराक में नॉन स्टेट एक्टर्स से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है एक्सरसाइज में, तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसको मैच करके इसके आंसर्स क्या है. मैं बता सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं बता रही, सो दैट आई सी, so that you also understand whether you remember it or not. ठीक है, so with this we are done with this chapter. Thank you very much for your time. Stay safe.